सुबह का समय था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लर्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रहा था। घड़ी में 9:07 थे। विमान ने अपनी यात्रा के लिए उड़ान भरी। विमान में 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग थे। विमान को 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्चुअल पायलट हैंस जर्गेन मार्टिन उड़ा रहे थे, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 16,900 घंटे विमान उड़ाया था। और को पायलट के तौर पर थे 51 वर्षीय पैम्पो चार्लामस, जिनके पास भी करीब 7,500 घंटे का उड़ान अनुभव था। फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में एंड्रियास प्रोड्रोमो ने अपनी कमान संभाली थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के करीब 5 मिनट बाद 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और इस ऊंचाई पर आते ही अचानक प्लेन में अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच हुई तो पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है। ये देखकर दोनों पायलट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तभी बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर हो। जब कोई प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं होता तभी अलार्म बजता है, पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन ऐसा सिग्नल क्यों दे रहा है, दोनों पायलट समझ नहीं पाते। स्थिति की गंभीरता जांचने के लिए उन्हें एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए। और टेकोनॉफ के तुरंत बाद ही एटीसी को बताया कि उनके प्लेन में क्या समस्या आ रही है। पायलट एटीसी को यह बताने ही वाला था, तभी प्लेन के कॉकपिट में और भी कई तरह के अजीबोगरीब अलार्म बजने लगे। अलार्म इतनी जोर से बज रहे थे कि उस आवाज में पायलट की आवाज एटीसी तक नहीं जा रही थी। उसी के साथ प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बज उठा, जिसका मतलब था कि विमान के कई सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गए। दोनों पायलटों की हालत बिगड़ गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये सब देखकर विमान के यात्री भी चौंक गए। क्रू मेंबर्स इधर उधर भागने लगे और सभी यात्री डर गए। सभी यात्रियों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इसीलिए प्लेन के ऑक्सीजन मास्क अपने आप ऊपर से गिर जाते हैं। दरअसल ऑक्सीजन कम होने पर सेंसर के कारण सभी यात्रियों के लिए मास्क नीचे आ जाते हैं। अब विमान लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुंच पाई और कुछ ही मिनटों में विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया। एटीसी ने दूसरी ओर विमान से फिर से संपर्क साधने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। धीरे धीरे विमान की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। आमतौर पर इस यात्रा में 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। लगभग 10:45 पर इस विमान को एथेंस शहर पहुंचना था। उससे लगभग 1 घंटा 20 मिनट पहले 9:23 पर विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। 9:37 पर विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 15 मिनट तक एथेंस एटीसी ने रेडियो कॉल से विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 10:45 हो चुके थे। इस समय प्लेन को एथेंस में लैंड करना था, लेकिन इसके बावजूद धरती पर बैठे लोगों को इस प्लेन की कोई खबर नहीं थी। क्या हो रहा है यह देखने के लिए ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 अति उन्नत F-16 फाइटर जेट्स को प्लेन की तलाश में भेजा और कुछ ही देर में फाइटर जेट्स ने इस हेलियोस फ्लाइट प्लेन को ढूंढ लिया। एक फाइटर प्लेन उड़ते हुए इसके काफी करीब आ गया था, सिर्फ यह देखने कि अंदर क्या चल रहा है। इस फाइटर प्लेन का पायलट देखता है कि हेलियोस फ्लाइट के कॉकपिट में को पायलट की सीट पर कोई बैठा है और मेन पायलट सिर झुकाए बेहोश वहीं है। फिर फाइटर पायलट धीरे धीरे प्लेन के पीछे जाता है और खिड़की से यात्रियों को देखता है, लेकिन फाइटर पायलट हैरान होता है कि एक यात्री विमान के पास से फाइटर प्लेन उड़ने पर कोई यात्री उसके फाइटर प्लेन को नहीं देखता। सब अपनी सीट पर शांति से ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठे थे। तभी करीब 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में प्लेन के केबिन से कॉकपिट की तरफ जा रहा है और कुछ ही देर में वह प्लेन के पायलट की सीट पर बैठा था। फाइटर पायलट ने उसे देखकर उसकी ओर इशारा किया और पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है। तब वह आदमी भी इशारा करके पायलट को कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। और तभी करीब 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन का बायां इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन बाईं ओर झुककर तेजी से नीचे आने लगता है। फाइटर पायलट देख रहे थे कि कॉकपिट में वह आदमी प्लेन को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, पर प्लेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लगभग 12 बजे प्लेन का दाहिना इंजन भी बंद हो गया। तब दोनों इंजन ही बंद थे।
करीब 12:15 बजे एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको के पहाड़ी क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और क्रैश होते ही विमान के सभी क्रू मेंबर्स के साथ सभी यात्रियों की मौत हो गई। आप उस पल की कल्पना कीजिए जब 121 यात्री एक विमान में पहाड़ से टकराते हैं। उन फाइटर पायलटों पर वह पल कैसे बीता होगा जब उन्होंने इतने यात्रियों वाले प्लेन को अपनी आंखों के सामने मौत की ओर जाते देखा और कुछ न कर सके। अब ग्रीस में इस फ्लाइट के क्रैश होने की खबर पूरे देश में फैल गई। तुरंत बचाव अभियान चलाया गया और 121 यात्रियों के शवों को एक एक करके बाहर निकाला गया। लेकिन बाद में जब इन शवों का शव परीक्षण किया गया तब शोधकर्ताओं को एक ऐसी चीज मिली जिसे जानकर सब हैरान रह गए। असल में विमान में मौजूद सभी यात्री और पायलट विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही अंदर मर चुके थे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पायलट क्रैश से पहले ही मर गया था तो प्लेन को कौन कंट्रोल कर रहा था? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का नाम बताया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। यह वही व्यक्ति था जिसने अब तक जहाज को संभाला हुआ था, क्योंकि अंत में एटीसी ने उसकी आवाज ही सुनी थी। संपर्क टूटने से पहले एंड्रियास ने 5 बार मेडे कहा था। एंड्रियास के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, पर बोइंग 737 जैसे विमान को नियंत्रित करने का अनुभव नहीं था। फिर भी उन्होंने इस विमान को घनी आबादी से दूर स्थिति से दूर ले जाता है। विशेषज्ञों ने जब इस विमान पर और शोध किया तो उन्हें पता चला कि विमान का बाईं ओर का इंजन जो खराब हुआ था उसका कारण था बाईं ओर का ईंधन खत्म हो जाना। लेकिन फिर भी ये घटना आखिर क्यों हुई थी? तभी एक जांच अधिकारी का ध्यान विमान के कॉकपिट में एक कंट्रोल पर गया। एक बटन था जिससे विमान के दबाव को नियंत्रित किया जाता है। इस बटन को देखते ही अधिकारी प्लेन में हुई सारी घटनाएं समझ गया। आपको बता दें, प्रेशराइज बटन पूरे प्लेन का एयर प्रेशर कंट्रोल करता है। आमतौर पर विमान के इंजनों से थोड़ी थोड़ी हवा अंदर दी जाती है ताकि यात्रियों को ऑक्सीजन मिले। हालांकि ये प्रेशराइज बटन आमतौर पर ऑटोमेटिक मोड में रहता है, लेकिन अगर इसे कभी मैनुअल मोड में किया जाए तो पायलट और को पायलट इस पर पूरा ध्यान रखते हैं। अब क्या हुआ था ये जानने के लिए हम आपको घटना से करीब 1 दिन पहले ले जाएंगे, जब बोइंग 737 विमान अपने रूटीन सर्वे पर गया था। वहाँ इसे अच्छे से चेक करके सर्विस किया गया। जिन्होंने इसकी जांच की थी उन्होंने इसे मैनुअल मोड में करके पायलट को दे दिया था। जब पायलट और को पायलट प्लेन टेक ऑफ करते हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्लेन का मैनुअल प्रेशर मोड ऑन है, जिसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे प्लेन के केबिन में बैठे सभी यात्रियों को धीरे धीरे बेचैनी होने लगती है। जब पायलट यह अलार्म सुनते हैं तो वे जांच करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन एक बार भी उनका ध्यान इस बटन की ओर नहीं गया। प्लेन का प्रेशराइज बटन मैनुअल मोड में था। इसी वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया। उसी के साथ ही दोनों पायलट पूरी तरह बेहोश हो गए थे। वैसे तो यात्रियों को अपने ऑक्सीजन मास्क मिल गए, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं गिरते। बोन ऑक्सीजन मास्क निकालकर लगाना होता है और इसी कारण 2 पायलट बेहोश हो जाते हैं। प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर्स धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि पैसेंजर सीट पर बैठे यात्रियों के पास केवल 12 मिनट की ऑन ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन न मिलने के कारण सभी लोग धीरे धीरे मर रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड में एथेंस की ओर बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आता है जब प्लेन में मौजूद सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, और वह व्यक्ति था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। आप सोच रहे होंगे कि एंड्रियास इतने समय तक कैसे जीवित रहा। आपको बता दें, एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर था। दरअसल स्कूबा डाइवर अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकता है और इसीलिए वह इतनी देर तक जीवित था। ऑक्सीजन की कमी से उसकी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वह कॉकपिट तक पहुंचा और प्लेन कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन एथेंस पहुंचते पहुंचते प्लेन यात्रियों की लाशों से भर चुका था। फिर भी एंड्रियास अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक प्लेन कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश एंड्रियास इसमें सफल नहीं होता और आखिर में प्लेन पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया और 121 यात्रियों समेत क्रू मेंबर्स और पायलटों की दुखद मौत हो गई। घटना के करीब 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की A to Z रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि इसके लिए सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, एंड द प्लेन का प्रेशराइज बटन था। बट असली दोषी कौन है, सर्विस सेंटर वाला या पायलट? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।